बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, और ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हैं nth ऑर्डर की होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। हमने इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस देखी थी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था और उसको हमने देखा कि वो इक्वल टू ज़ीरो थी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, nth डेरिवेटिव है। चूँकि यहाँ पे आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है जो हमारे पास इस शेप में है। अब मसला ये है कि अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें कोई एक ऐसी y की वैल्यू चाहिए जिसका हम डेरिवेटिव लें और उससे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। उसके लिए डिफरेंट गैस लगाए जा सकते हैं। एक गैस जो है इसके लिए जो कि इसका सोल्यूशन बन सकता है वो हमारे पास है y इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एम एक्स। अब आपने क्या करना है कि आप इसका लें डेरिवेटिव। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आएगा, अगर सेकंड लेते हैं तो ये, अगर nth डेरिवेटिव है तो ये। अब आप इन सब को चूँकि हमारे पास क्या है इस इक्वेशन में पुट करें, इनकी वैल्यूज़ nth की, n-1th डेरिवेटिव की और सब की, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाती है a0 mn e रेज़ पावर एम एक्स प्लस a1 mn रेज़ पावर n-1 e रेज़ पावर एम एक्स प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, e रेज़ पावर एम एक्स जो है यहाँ से आपने कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे आप ई एम एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ बच जाएगी। अब चूँकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो ई रेज़ टू पावर एम एक्स है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, नॉन नेगेटिव है। ये हमारे पास क्या है, ऑलवेज जो है वो नॉन नेगेटिव है। अब अगर ये नॉन नेगेटिव है तो फिर अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो हमारे पास आ रहा है और एक नॉन ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि ये जो दूसरी टर्म है ये हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब ये टर्म हमारे पास ज़ीरो होगी तो इसको हम इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो इक्वेशन हमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, जिसको यहाँ पे इधर 5 लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा गया है, ये इसका क्या है, सलूशन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद हम उसके देखेंगे कि रूट्स जो हमारे पास आएंगे क्या वो रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, या फिर रियल और रिपीटेड हैं, रिपीट हो रहे हैं, या फिर कम्प्लेक्स हैं। तो इन तीनों के लिहाज से जो भी जिस कैटेगरी में लाए करेंगे वहाँ पे हम जो है उसको क्या करेंगे, उसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, इसी को इसने शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इसको इक्वल टू ज़ीरो करना है। यहाँ से हमने इसके फाइंड कर लिए रूट्स। ठीक है, यहाँ से आपने इसके क्या फाइंड किए, रूट्स। अब रूट्स की आप नेचर देखें, पहली बात है ये दोनों क्या है, रियल हैं, और दूसरी बात क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि क्या है, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। जब ये रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो फिर हमने इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे लिखना है, कांस्टेंट लगाएं
और जो भी आपके पास वैल्यू आई हुई है उसे ई रेज टू पावर में लिखते हैं, यानी कि ये माइनस है तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिखते हैं, और अगर ये -3 है तो ई रेज टू पावर -3x लिखते हैं। अब ये तो कंडीशन है कि अगर हमारे पास रूट्स क्या हों, रियल और डिस्टिंक्ट हों। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं जहाँ पे हमारे पास हम रूट्स को देखेंगे क्या है, बहरहाल इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रूट्स आ गए। अब इसमें देखें कि ये दोनों क्या है, हमारे पास रिपीटेड है और एक क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो रिपीटेड के लिए आपने क्या करना है, C1 प्लस C2 यानी कि कांस्टेंट, एक को खाली लिख देना है दूसरे को, और जब ये रिपीट हो रहे हैं तो एक कांस्टेंट को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, e की पावर क्या बनाना है जो कि रिपीट हो रहा है, और इसी तरह जो डिस्टिंक्ट है इनके अलावा है उसके साथ एक और कांस्टेंट। अच्छा, इसकी अगर वैल्यू फ़र्ज़ करें ये आ जाती 2 आ जाती, तो यहाँ पे वाई सी हम क्या बनाते, C1 प्लस C2x ई रेज टू पावर 2x। ये है अगर इस तरह की रिपीटेड आ जाए। अब चूंकि 1 थी तो ई रेज टू पावर 1x लिख दिया। अब ये डिस्टिंक्ट है, 3 उनसे डिफरेंट है, उसको हमने एक थर्ड कांस्टेंट दे के लिख लिया। ये हमारे पास दूसरा केस था। इसी तरह एक थर्ड केस है हमारे पास कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं कॉम्प्लेक्स, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो यहाँ पे इस केस में आपने लिखना है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, वो आपने कैसे लिखना है, अगर ये आ जाए प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, C1 साइन ऑफ, अब ये देखें इसका कोफिशेंट कितना है, इसका कोफिशेंट 1 है, तो ये साइन x प्लस C2 कॉस x, ठीक है, और साथ में इसके आ जाएगा ई रेज टू पावर 0x। अब ये 0x क्यों आया है, यहाँ पे आपने हमेशा लिखनी है जो इधर रियल वैल्यू होती है। अब चूंकि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसका रियल वाला पार्ट 0 है, इसलिए यहाँ पे ई रेज टू पावर 0x लिखा है। अगर ये हमारे पास फ़र्ज़ करें वैल्यू एक आ जाती है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है ई रेज टू पावर 3 आयोटा आ जाती है, फ़र्ज़ करें, ठीक है ना, ये आ जाती है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसको अगर लिखना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, C1 साइन ऑफ आयोटा के साथ कोफिशिएंट कितना है 3x है, प्लस C2 कॉज ऑफ 3x, और बाहर ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो रियल पार्ट है वो ई की पावर बनाना है, और जो आयोटा के साथ है वो आपने एंगल बना देना है कॉज और साइन का। तो ये जनाब इसका आपके पास आंसर आ गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अभी हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया। अब नॉन लीनियर होमोजीनियस में क्या होता है, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर के केस में भी इसे डिस्कस किया था कि जब यहाँ पे ज़ीरो ना हो, अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तो ये होमोजीनियस बन जाएगी। वैसे होमोजीनियस का हमने एक और क्राइटेरिया भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी एन एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अगर आप उस फंक्शन के अंदर x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई रिप्लेस करते हैं, तो अगर ओरिजिनल फंक्शन आपके पास आ जाता है तो जो t की पावर होती है n, वो होती है डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, और वो इक्वेशन भी होमोजीनियस होती है। अगर तो ये इसके बराबर नहीं आती तो ये फिर नॉन होमोजीनियस है। अब यहाँ पे एक और निशानी भी होती है कि अगर इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ज़ीरो हो तो वो होमोजीनियस होती है, और अगर ज़ीरो ना हो तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। अब चूंकि यहाँ पे हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक तो ये कांस्टेंट जो है ना एटलीस्ट 1 वो ज़ीरो नहीं है, दूसरी बात फाई एक्स भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। यही बात हमने भी की है कि इसको नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसको होमोजीनियस कैसे बनाएंगे, ठीक है, सवाल हमारे पास ये है। इसका सलूशन अब दो तरह से लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब वाई सी आपके पास क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो कि हमने अभी अभी फाइंड किए हैं। जो तीन केसेस डिस्कस किए थे ना, वो तो उसमें हम हर एक का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल रहे थे, लेकिन जब नॉन होमोजीनियस आ जाएगी तो फिर हमें वाई पी भी फाइंड करना पड़ेगा, और ये क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल इसका सोल्यूशन आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, उसके बाद जो है एक एग्जांपल है जिसे हम देखते हैं, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आप इक्वेशन देख सकते हैं तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है बल्कि ई रेज़्ड पावर एक्स है। इसका मतलब है ये क्या है, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा चले, यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका फाइंड करना है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो डी क्यू माइनस डी को इक्वल टू ज़ीरो रखें, डी की वैल्यू फाइंड कर लें। तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो कैसे लिखेंगे, सी वन ई रेज टू पावर क्या है, ज़ीरो एक्स है, प्लस सी टू ई रेज टू पावर वन एक्स, प्लस सी थ्री ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ई रेज पावर ज़ीरो एक्स जो है वन के इक्वल है, तो सी वन प्लस सी टू ई रेज पावर एक्स प्लस सी थ्री ई रेज पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल अब हमने कैसे फाइंड करना है, ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने इसका लिख लिया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना होता है, जो भी चीज़ इसको नॉन होमोजीनियस बना रही है, यानी कि इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, राइट साइड पे जो भी चीज़ पड़ी है वो, और डिवाइड कर देना है इस साइड को। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं इसको y की वैल्यू कैसे आएगी, ई एक्स ओवर डी क्यूब माइनस डी। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ऊपर ई हो नीचे डी हो, तो अब सबसे पहले आपने देखना है कि ई का जो कोफिशिएंट है, क्या उसके पुट करने से नीचे कोई टर्म ज़ीरो हो रही है। तो यहाँ पे ई का कोफिशिएंट जो है, एक्स का कोफिशिएंट वन है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट वन है, तो वन के पुट करने से ये टर्म जो है ना वो ज़ीरो हो रही है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, एक्स को ये एक्स से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एक एक्स से मल्टीप्लाई करना है और नीचे से ये वाली टर्म को ख़त्म कर दें। अब हमारे पास ऐसी कोई ई का कोफिशिएंट नहीं है जो इसको ज़ीरो बनाए, तो इसके सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड अडॉप्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है। अच्छा, अगर खाली कभी वन ओवर डी आ जाए बाहर, ठीक है, ये एक्स है, फ़र्ज़ करें ऐसे आ जाता है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, आपने हमेशा याद रखना है वन ओवर डी जो है, डी यहाँ पे डेरिवेटिव को बना रहा होता है, तो वन ओवर डी जो है इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आप इंटीग्रल ले लें। जैसे यहाँ पे ये वन ओवर डी था तो इसको इंटीग्रल बना दिया गया, दो फंक्शन थे, सब पे सेपरेट सेपरेट अप्लाई करके इसका आंसर लिखा गया है। चले, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी जो है वो ये था जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, वाई पी जो है ये हमने फाइंड किया, दोनों को ऐड करके लिख दिया। फिर इसमें जो है आप, अगर आपको कोई इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी जाए तो वहाँ से आप पुट करके कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, नहीं दी जाती तो आपने सोल्यूशन ऐसे ही लिख देना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है काशी आयलर इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन की आपने फॉर्म को याद रखना है। इसमें और नॉन लीनियर में क्या फ़र्क है, अगर आप यहाँ पे गौर कर सके ना, तो वहाँ पे क्या था, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ए नॉट है और डेरिवेटिव है, ए वन है और डेरिवेटिव है, ए है और डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे आ जाए, ये सिर्फ आपको इसकी पहचान बता रहा हूँ। इसमें ए नॉट है, डेरिवेटिव है, लेकिन एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस है किसमें, काशी आयलर और एक सिंपल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में। तो ये काशी आयलर, ठीक है, या इक्वल डायमेंशनल इक्वेशन भी इसे कहा जाता है। तो इसको जो है अगर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए एक तरीकाकार है कि आपने x को क्या ले लेना है, लिए लेट करना है x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी। यहाँ से दोनों साइड से log ले लेते हैं, तो t इज इक्वल टू
log ऑफ x। अब dy बाई डी एक्स चूँकि हमने फाइंड करना है तो चेन रूल लगाएंगे, dy बाई डी टी डी टी ओवर डी एक्स। अब dy बाई डी टी ओवर डी एक्स, अब इसमें ये डी टी है, t इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, 1 ओवर x के इक्वल आएगा, ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x dy बाई डी टी। सिमिलरली फिर से इसका डबल डेरिवेटिव ले लें, अब लगेगा इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल, इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव, इसको खाली छोड़ देंगे, फिर इसको खाली छोड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव, बहरहाल वो प्रोडक्ट रूल आपको डेरिवेटिव का आता है, वो जब हम लगाते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। ये तो है डबल डेरिवेटिव। इस तरह तीसरा डेरिवेटिव लें, आपके पास ये आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे हमने सपोज करते हैं कि जो डी ओवर डी एक्स है उसको हम कैपिटल डी लिखते हैं, और जो डी ओवर डी टी है उसको हम लिखते हैं डेल्टा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक डेरिवेटिव हो तो एक्स टी इज इक्वल टू डेल्टा, ये कहाँ से आई है इक्वेशन, ये अभी अभी अगर आपको याद हो तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को लिखा है 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी टी, ठीक है। क्या था अपना डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, डी वाई और डी टी। अब यहाँ पे क्या करें, x को मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या बन जाएगा, एक्स डी इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। y फिर बाद में हम इसको मल्टीप्लाई साथ कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ये यहाँ से निकल है। इस तरह सेकंड डेरिवेटिव में आप पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, थर्ड में करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पैटर्न नोट करें, सिंगल डेरिवेटिव है तो वो डेल्टा है, डबल है तो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन है, ट्रिपल है तो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन माइनस टू। सिमिलरली ये बढ़ता बढ़ता अगर n की बात की जाए तो ये बन जाता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम कैसे बनाएंगे। अब इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका सोल्यूशन देखें कि x इज इक्वल टू ई टी, ठीक है, ये जो हमने पहले सपोज किया, फिर दोनों तरफ से लॉगरिथम ले लें तो t इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता है दो डेरिवेटिव है ना, तो एक्स डी को हम डेल्टा लिखते हैं और एक्स स्क्वायर डी को डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन लिखते हैं। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, देखें वाई बाहर ही है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यू है माइनस टू डी वाई 2x डी वाई बाई डी एक्स की प्लस 2। ये अगर इक्वेशन आप देख सकें यहाँ से तो यहाँ पे इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये बन जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन माइनस टू, ये बन जाएगा डेल्टा प्लस 2, बाहर क्या आ रहा है, सबसे बाहर y है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये वो वाली इक्वेशन है। अब डेल्टा की फॉर्म में से सॉल्व कर लें तो ये क्वेश्चन चला गया आपका वो जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब ये उसी फॉर्म में चला गया है। इसको समझ ले, वहाँ पे हम कैपिटल डी लिखते थे, यहाँ पे डेल्टा है, तो इसको जो है आप फर्दर करें सॉल्व, इसके आंसर आ गए 1 2। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो डिस्टिंक्ट वाला हमने लिख दिया। फिर चूंकि ये e की पावर 3t है, ठीक है। अच्छा इधर क्या था, इधर था क्या है हमारे पास m-1 इंटू m-2, ठीक है, ये इस टाइप का है। तो इसका आपने जो है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेना, ये वाला तरीका, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, y आ जाएगा जिसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अच्छा उसके बाद है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। और ये एक लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर आपको दी गई है, अगर आपको याद हो तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन जो है
इसको हम यूज़ करते हैं इस इक्वेशन का सलूशन फाइंड करने के लिए। यहाँ पे देखें ये नॉन होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, ठीक है। तो इस मेथड को कहा जाता है डी एलम्बर्ट या मेथड ऑफ रिडक्शन ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपको एक आंसर दिया हुआ होता है, ठीक है, y का एक आंसर वो आपको दे देता है। फर्ज करो वो कहता है y इज इक्वल टू y1 सोल्यूशन है इसका। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे y को vy1, y को uy1, y को cy1, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपने लेके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो पावर रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डबल डेरिवेटिव। अब जितने डेरिवेटिव आपके क्वेश्चन में लिए गए हैं आपने उतने ले लेने हैं और फिर इसकी वैल्यू क्या कर देनी है, यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है। जब आप जो है वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ये क्या बन गया, ज़ीरो बन गया, होमोजीनियस में चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी वी ओवर डी एक्स में आप चल रहे हैं, इसको आपने यू लेट करना है, उसको मज़ीद छोटा कर देना, ठीक है। तो ये सारा कर करा के आप जो है इसका आंसर फाइंड कर लेंगे दूसरा। अब इसकी जो है हम एक एग्जांपल देखते हैं, डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। अब ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो होगा डी स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इसका अगर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेना है तो हम क्या करेंगे, c1, ठीक है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, साइन एक्स, एक ही है ना, तो साइन एक्स आ जाएगा, c2 कॉज एक्स आ जाएगा, और बाहर क्या आएगा, जो रियल है, रियल यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो एक्स, उसको हम लिखते नहीं है, c1 साइन एक्स प्लस c2 कॉज एक्स। तो इसमें कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। अब एक सोल्यूशन ये आपको गिवन होगा, तो यहाँ पे ये आप क्वेश्चन जब देखेंगे ना, बल्कि बुक मैंने आपको शेयर की हुई है, वहाँ पे जाके आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो एक वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में इस तरह की दी हुई होगी। तो आपने क्या करना है, जिस तरह हमारे पास था ना y इज इक्वल टू y1, हमने उसको लेट कर लिया y इज इक्वल टू vy1। तो यहाँ पे भी v साइन x लेके हम जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे टू डेरिवेटिव हैं तो यहाँ पे हम इसका दूसरा भी ले लेंगे डेरिवेटिव, और फिर उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो जो पहली इक्वेशन थी पुट करके ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब जो है ना डी वाई बाई डी एक्स को यू लेट कर लेना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इक्वेशन मज़ीद जो है वो कम हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगी, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जो है वो पढ़ा है पीछे कल वाले लेक्चर में भी, कि उसका सलूशन कैसे लेते हैं। तो ये जो हम बर्नौली इक्वेशन और उस वाली चीज़ें पढ़ रहे थे, वहाँ पे ये जो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखी थी। और इसका सबसे पहले हमने ये भी देखा था कि जो इधर u का कोफिशिएंट होता है वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। एक हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया था इस इक्वेशन का, वो और चीज़ थी, ठीक है। ये चीज़ क्या थी, ये डिफरेंट थी, लेकिन ये डिफरेंट है, ये आप अगर पिछला लेक्चर आपने कर लिया है तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई करती है सबको, तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी, और इसको बहरहाल फर्दर आप इसे सॉल्व करके आंसर ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रॉन्स्कियन पे। रॉन्स्कियन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है, आपने इसके बारे में याद रखनी। पहली तो बात, रॉन्स्कियन क्या है, एक डिटर्मिनेंट वैल्यू है। अगर आपके पास दो हैं, y1 y2 हैं,
तो उसका रॉन्स्कियन आपने कैसे लिखना है, y1 y2, दूसरी रो में उसका सिंगल डेरिवेटिव दोनों का, और इसका आपने आंसर निकाल लेना है, ये जिस तरह लिखा हुआ है। अगर आपके पास जो है डिफरेंशियल फंक्शंस 3 हो तो उसका रॉन्स्कियन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी अहम चीज़ है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट y1 y2 be two solutions of the homogeneous linear equation। ये इक्वेशन दी गई है, तो फिर हम जो है इसका क्या फाइंड करेंगे, रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर रॉन्स्कियन 0 हो जाए तो वो फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंशियल फंक्शन जो है। अगर आपका रॉन्स्कियन 0 हो जाए तो वो जो आपका y1 और y2 होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई मरतबा आ चुका है पेपर के अंदर। इसी तरह अगर उसका रॉन्स्कियन जो है वो नॉन ज़ीरो हो तो फिर y1 और y2 जो है वो क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो डिपेंडेंट, नॉन ज़ीरो आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बात आपने याद रखनी है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। तो मोस्टली टॉपिक जो है मैंने वो डिस्कस कर लिए हैं। अब आपने करना क्या है कि जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की है कल, सॉरी बल्कि आज सुबह, तो उसका चैप्टर नंबर 10 वहाँ पे आपने देखना है, उसकी एक्सरसाइज भी देखनी है, बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं उनको भी करना है, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है कि अगर वहाँ कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना हो, तो वो आप इजली फाइंड कर सकें। तो अब कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें तो।